हेलो व्यूअर्स, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं MITR ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं मोशन के ऊपर यानी गति के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। मोशन क्या है यानी गति क्या है? जब कोई वस्तु समय के संदर्भ में अपने स्थान को चेंज करती है, बदलती है, तो उसे हम लोग गति कहते हैं। When any object changes its position with respect to time, then we call it motion। ठीक है, यानी मोशन क्या है? मोशन चेंज इन पोजीशन है, यानी स्थान में बदलाव। किसके संदर्भ में? समय के संदर्भ में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मोशन को हम लोग डायरेक्टली कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं और कभी कभी इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। डायरेक्टली हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑब्जर्व करते हैं कि वो मोशन में है, वो मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह को बदलता है तो हम लोग उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, वो तो समझ में आता है। लेकिन इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या है? तो जब हवा बहती है तो हम लोग क्या हवा को बहते हुए देख सकते हैं? नहीं। लेकिन जब हवा बहती है तो उसके साथ और भी कुछ होता है। जैसे धूल बहती है तो धूल को बहता हुआ देखकर हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, हवा बह रही है, यानी एयर जो है वो मोशन में है, एयर जो है वो गति कर रही है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक उसी तरीके से जैसे दिन या रात होती है तो हम लोग ये कहते हैं कि दिन या रात जब होती है तो इसे हम लोग ऑब्जर्व करके यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है। ठीक है, यानी अर्थ जो है वो रोटेशन कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है अपने एक्सिस में। ठीक उसी तरीके से जब साल बदलते हैं यानी सीज़न आता है जो, तो उसे ऑब्जर्व करके हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, यानी रिवॉल्व कर रहा होता है, जिसकी वजह से सीज़न चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की। अब हम लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। जब आप ट्रेन में बैठे होंगे तो आप कई बार यह ऑब्जर्व करते हैं कि जो ट्रेन के पैसेंजर हैं, दूसरे पैसेंजर हैं, वो आपको स्थिर दिखाई देते हैं, रुके हुए दिखाई देते हैं। जबकि अगर आप बाहर देखिएगा तो सब लोग आपको पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी एक पर्सन को स्थिर ऑब्जर्व कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा पर्सन भी उसे स्थिर ऑब्जर्व करे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि दो ट्रेन सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में जब हम लोग देखते हैं तो वो भी ट्रेन हमें रुका हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला, जो दोनों ट्रेन का पैसेंजर नहीं है, कोई बाहर वाला अगर ऑब्जर्व करे तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि दोनों ट्रेन भी मूवमेंट कर रहा है और दोनों ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर हैं वो लोग भी मोशन में हैं। तो मोशन जो है वो ऑब्जर्वर्स डिपेंडेंट है, यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है इन सारी प्रक्रियाओं को, वो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपको समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक में जो वीडियो आएगा उसमें आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। इसे अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो ब्रीफली मैं ये बता सकता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कि किसी भी प्रक्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, यानी रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को समझेंगे। ठीक है, तो इसे डिफाइन करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देके इसे समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, एक सीधी रेखा में मोशन को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमें कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए एक निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि हम लोग जो भी मेजरमेंट करेंगे वो इस पॉइंट O के संदर्भ में करेंगे, यानी ये जो O होगा वो रेफरेंस पॉइंट होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सब कुछ मेज़र करेंगे। अब हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ से जो A पॉइंट है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है और A से B जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। B से C जो है वो 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब O से एक आदमी A पॉइंट पर आया तो वो कितनी दूरी तय किया?
30 किलोमीटर की दूरी वो तय किया। ठीक है, यानी O से जब वो A तक आया तो डिस्टेंस कितना हुआ, यानी दूरी कितनी हुई, 30 किलोमीटर हुई। अब डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, तो डिस्प्लेसमेंट को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिस्टेंस पता है दूरी, यानी जितनी दूरी वो तय किया वो दूरी जो है वो डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जिस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन स्टार्ट किया, यानी इनिशियल पोजीशन जो था जहाँ से वो स्टार्ट किया और जो जहाँ पर वो जाके रुका, यानी जो फाइनल पोजीशन था, इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो एक लाइन, एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेगी, वो सीधी रेखा जो होगी वो इन दोनों के बीच सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे कम डिस्टेंस होगी। ठीक है, यानी जो सबसे कम डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच, उस डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अब इस सिनेरियो में O से A आने के सिनेरियो में शुरुआत कहाँ से हुई थी, O पॉइंट से हुई थी, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, A पॉइंट पे हुआ। तो O से A अगर हम लोग एक सीधी लाइन जोड़ें तो जो लाइन मिलेगा वो हमें 30 किलोमीटर का ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये 30 किलोमीटर का ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग O से B के सिनेरियो में जाएँ, O से B की सिनेरियो में जाएं तो हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा, 50 किलोमीटर का मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट भी 50 किलोमीटर का ही मिलेगा। अब अगर हम लोग O पॉइंट से B पॉइंट में आए C से होते हुए, ठीक है, यानी O से पहले हम लोग C जाएंगे, फिर C से हम लोग B आएंगे, यानी हम लोग अभी यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस होगा यानी जो दूरी होगी वो क्या होगी, तो 30 और 20 50, फिर से 50 यानी 100, और फिर C से B जाएंगे, 0 से A आए 30 किलोमीटर, A से B गए 20 किलोमीटर 50, और B से C गए यानी 100 किलोमीटर, और फिर C से B आए यानी 150 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग इस किस पॉइंट पे हैं, B पॉइंट पे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, जहाँ से हम लोग शुरुआत किए और जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो सीधी लाइन है, सीधी रेखा है, वो कितनी है, तो वो कितनी है 30 + 20 यानी 50 किलोमीटर की, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 50 किलोमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग अपना चौथा सिनेरियो ले लें कि O पॉइंट से हम लोग फिर वापस O पॉइंट पे ही घूम कर आ गए, यानी O से हम लोग शुरुआत किए, A गए, A से B, फिर B गए, फिर C गए, फिर C से B आए, B से A आए, और A से फिर हम लोग O पे आए। तो हम लोग कहाँ पर हैं, यहीं पर हैं, यानी यहीं से शुरुआत किए थे और यहीं पे पहुँच गए। यानी कि जो डिस्टेंस हुआ इस केस में वो कितना हुआ, 30 20 50 और 50 100, और फिर से यहाँ 100 यानी 200 किलोमीटर। तो ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल किए, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जहाँ से शुरुआत किए उसी पॉइंट पे हम लोग हैं, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 किलोमीटर का है। तो इस डेटा से हमें पता चलता है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी विस्थापन जो है वो दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन निकला। अब हम लोग अपने दूरी को और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को डिफाइन करते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे हम लोग कि the distance between initial position यानी जहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए आके फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। तो जो हमारा एग्जाम्पल 1 है वो ये है कि एक पॉइंट है O,
ठीक है। इसके ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और इसके पीछे की तरफ निगेटिव एक्स डायरेक्शन है। निगेटिव एक्स डायरेक्शन कहने का मतलब है कि इसके पीछे जो कुछ भी हम लोग लेंगे सब कुछ निगेटिव होगा और इसके आगे जो कुछ भी हम लोग लेंगे सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन में 0 रहता है, उसके आगे सारे इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, उसके पीछे सारे इंटीजर्स निगेटिव होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है ए जो कि 30 किलोमीटर में है, यहाँ पे है बी जो ए बी के बीच डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर में है। यहाँ पे एक पॉइंट है सी, यहाँ पे भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है। ठीक है। अब हम लोग पहला सिनारियो लेते हैं कि ओ से ए गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 30 किलोमीटर का और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी हुआ 30 किलोमीटर का। अब हम लोग ये लेते हैं कि हम लोग ओ से फिर वापस ओ पॉइंट पे आएंगे इधर से होते हुए। ठीक है। तो कितना हुआ डिस्टेंस? 50 किलोमीटर का और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 किलोमीटर का। अब हम लोग ये लेंगे कि हम लोग ओ से ए फिर बी से ओ और ओ से सी पहुँचे। ठीक है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ गए? तो यानी ओ से हम लोग सी आए, कहाँ से होते हुए? बी से होते हुए। ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ओ से ए आए 30, फिर ये 20 यानी 50, फिर बी से ओ यानी 100 और 100 फिर ये 30, 130 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल किए। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी फाइनल शुरुआत कहाँ से किए थे? यहाँ से, और फाइनली हम लोग कहाँ हैं? यहाँ पर हैं। तो इन दोनों के बीच दूरी कितनी होगी? 30 किलोमीटर। अब देखिए आप, ये इसके पीछे डायरेक्शन में है तो इसे हम लोग -30 किलोमीटर लिखेंगे। यहाँ पे जो 30 किलोमीटर है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन हमें डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन जो है वो पीछे की तरफ है। निगेटिव साइन हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है। तो इस सिनेरियो से हमें कंक्लूजन क्या निकला कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। वो 0 नहीं हो सकता, वो निगेटिव नहीं हो सकता। इसके बेसिस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और डिस्टेंस जो है वो क्या है? डिस्टेंस जो हमारा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन तो समझ में आ गया कि दिशा है। ठीक है। जब हम लोग दिशा बताते हैं तो वो डायरेक्शन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग दिशा बता सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के केस में हम लोग दिशा नहीं बता सकते। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होता है। तो सपोज कि आपके पास 100 किलोमीटर दिया है, तो ये जो 100 है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो नंबर है, ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है और ये जो किलोमीटर है ये हमारा यूनिट होता है। ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके यह समझेंगे कि डिस्टेंस के केस में हम लोग डायरेक्शन क्यों नहीं बता सकते और डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे एग्जांपल में यह समझेंगे कि डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन क्यों नहीं बता सकते और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। तो अभी आप जिस रूम में बैठकर ये लेक्चर सुन रहे हैं उस रूम को ही कंसीडर कर लीजिए। ये रूम जो है ये ऐसा है 2 डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में ये क्यूबॉइड बन जाएगा और ये 2 डायमेंशन में स्क्वायर बन रहा है। ठीक है। अब इसमें 4 पॉइंट्स हैं, A, B, C और D। ये आपके 4 कोने हैं, आपके रूम के जो 4 कोने हैं वो इसे दिखा रहा है। ठीक है। अब अगर आप A से B और फिर B से C आते हैं, हमारा सिनेरियो क्या होगा कि हम लोग A से शुरू करेंगे और C पॉइंट पे आएंगे, यानी A से शुरू करेंगे और C पॉइंट पे आएंगे B से होते हुए। ठीक है। हम लोग इसे ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का है और ये भी 10 मीटर का है। ठीक है। तो अब इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 20 मीटर।
ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, है ना। अब इसमें डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? अगर हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शंस कंसीडर करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पहले हम लोग किस डायरेक्शन में गए? पहले हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग साउथ डायरेक्शन में आए, तो यहाँ पे दो डायरेक्शंस हो गए डिस्टेंस के केस में, है ना। तो इसीलिए हम लोग डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन नहीं बताते, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो यूनिट होता है वो होता है, ठीक है। उसमें कोई डायरेक्शन नाम का चीज़ नहीं होता। अब हम लोग मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन क्यों बता सकते हैं और कैसे बता सकते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलता है? सीधी रेखा से। दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो सीधी रेखा होगी वही कम से कम दूरी होगी उन दोनों बिंदुओं के बीच, ठीक है। तो ये हम लोग एक रेखा जोड़ रहे हैं, एक लाइन जोड़ रहे हैं इन दो बिंदुओं को, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन है, अब ये एक लाइन है, ठीक है। अब एक लाइन में हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है ना, कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इस पिक्चर के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे लें तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी क्या हो गया? ईस्ट साउथ डायरेक्शन। ईस्ट साउथ डायरेक्शन हो गया, यानी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो ये कैसे फाइंड होगा? डिस्प्लेसमेंट, तो इसको अगर हम लोग 90 डिग्री एज्यूम करें तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 200 मीटर हो जाएगा। 200 मीटर हो जाएगा तो इसे हम लोग √10√2 लिख सकते हैं, 10√2 मीटर, ठीक है। AC को लिख सकते हैं, ठीक है, 10√2 मीटर। यहाँ पे AC जो होगा वो √200, तो ये 10√2 मीटर, ठीक है। 10√2 मीटर हमारा हो गया क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसमें 10√2 है जो मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम लोग डायरेक्शन क्या बोलेंगे? ईस्ट साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग ईस्ट साउथ डायरेक्शन भी बता दिए। तो अगर क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होंगे? सबसे पहला पॉइंट कि डिस्टेंस जो है वो पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी जो दूरी तय की गई उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे हम लोग दूरी कहते हैं, और यानी डिस्टेंस कहते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया दोनों का। दूसरा पॉइंट हम लोग यह लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, निगेटिव डायरेक्शन को बताता है, और वो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।